नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पैंथर ने फिर एक बार महिला पर किया हमला। बांसवाड़ा के डडू का माकड़ तोल वन क्षेत्र के पास हुई घटना। मोहर्रम जुलूस को लेकर हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन। कुंभलगढ़ के मोहर्रम का जुलूस निकालने की चर्चा के बीच बाजार बंद। कोटा में 90 लाख की सनसनीखेज लूट। ज्वेलर्स कर्मचारी से सोने के जेवरात और ई बाइक छीनी। बूंदी जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। लाइट कटने से ऑक्सीजन सप्लाई ठप, महिला मरीज की मौत। पाली में स्कूटी वितरण में बना रिकॉर्ड। 73 में से 70 छात्राओं को मिली स्कूटी। बढ़ते आपराधिक मामलों के खिलाफ किया कलेक्ट्रेट का घेराव। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कानून मंत्री को सौंपा ज्ञापन। गंगा नहर की 100वीं वर्षगांठ पर होगा समारोह का आयोजन। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन की 100 वर्ष कार्यक्रम का होगा आयोजन। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदी की संदिग्ध मौत। सिरवकान पर मिली चोट के निशान। मारपीट पर जैसलमेर के सांगड़ में पुलिस की सख्ती। शराब सेल्समैन से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। चिकित्सा विभाग की सर्पदंश से जागरूक व सतर्क रहने की अपील। झालावाड़ जिले में चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध है एंटी स्नैक वैनम। गंगापुर सिटी में आधार अपडेशन का कार्य बना जी का जंजाल। आधार केंद्रों पर सुस्त चाल में हो रहा काम। भिलवाड़ा में नाले में बहने से सफाई कर्मी की मौत पर आक्रोश। समाज ने मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। फलोदी में कांस्टेबल की संदिग्ध मौत। 3 किलोमीटर दूर मिली चप्पलें, पुलिस जांच में जुटी। धौलपुर में नाबालिग के साथ हैवानियत। 3 युवकों ने मुंह में ठूसा कपड़ा, बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के डडुका के माकोड़ तोल वन क्षेत्र के निकट गांव में इन दिनों पैंथर का आतंक है। लगातार दूसरे दिन पैंथर ने भाटोड़ा फला निवासी देवबाई उम्र 85 वर्ष पत्नी लाडजी खाट पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यहाँ पैंथर के एक के बाद एक हमले से लोग खौफ के बीच जीवन बसर करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि देवबाई अपने मकान के आंगन में सोई हुई थी। तभी रात में करीबन 12 से 1 बजे के बीच पैंथर ने उन पर हमला कर दबोचा और घसीटने का प्रयास किया। चिल्लाने पर घर के सदस्य जाग गए और शोर मचाया। पैंथर उसे छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। इसके बाद देर रात घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। तत्काल घायल देवबाई का प्राथमिक उपचार कराया गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले इस वन क्षेत्र के निकट नया तालाब गांव के वृद्ध संतू पर पैंथर ने हमला किया था, लेकिन इसको लेकर वन विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा। इससे दिन प्रतिदिन पैंथर के हमले की घटना बढ़ती जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला को अवगत कराया, जिस पर वाघेला ने गढ़ी रेंज के अधिकारियों से घायल महिला के परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग रखी। साथ ही माकोड़ तोल वन क्षेत्र के आसपास लगातार पैंथर के हमले की घटनाओं पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने की मांग की गई है। डडुका के माकोड़ तोल वन क्षेत्र के आसपास विगत 2 दिन में पैंथर ने आबादी क्षेत्र में घरों के आंगन में घुसकर लोगों पर हमले किए, लेकिन जिला व रेंज लेवल के उच्च अधिकारियों ने अभी तक मौके पर आकर घायलों के हालचाल तक नहीं जाने हैं। फिलहाल विभाग ने पैंथर को पकड़ने को लेकर पिंजरा लगाया। वहीं अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर लोगों में रोष है। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में मोहर्रम का जुलूस निकालने की चर्चा के बीच सर्व समाज एवं हिंदू समाज विरोध में उतर आया है।
गुरुवार को हिंदू संगठन एवं सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने कुंभलगढ़ में प्रदर्शन कर पुतला फूका और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एवं उनके अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग की अनुमति के बगैर कुंभलगढ़ दुर्ग में मोहर्रम के जुलूस निकालने की तैयारी के बारे में पता चला है। इससे हिंदू संगठन विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि कुंभलगढ़ हिंदू सूरज महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, जिन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रंजीत हिंदू ने जारी बयान में कहा कि हिंदू समाज इस दुर्ग में मोहर्रम निकालने के विरोध में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुरातत्व विभाग ने पूर्व में भी किले के अंदर शिव मंदिर से ध्वजा हटा दी थी, जिस पर हिंदू समाज ने रोष व्यक्त किया था। गौरतलब है कि कुंभलगढ़ दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। 7:30 बजे के समय में अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आना ये सामान्य बात नहीं है। ये एक सबूत है कि हिंदू समाज जाग रहा है। ये सबूत उस प्रशासन के लिए भी है कि हिंदू समाज अब सोने वाला नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कुछ दिन पहले कि ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध को उस रणनीति से लड़ा जाता है। अभी किन किन का जोश खड़ा वो हो रहा है, कुंभलगढ़ का एक बार हाथ खड़ा कर लो। बिल्कुल। तो एक मिनट, आप सबका जोश हो रहा है कुंभलगढ़ जाना, पक्का पक्का? तो एक चीज बता दो, समझना, हम किसी जिमण में भी जाते हैं तो हम तैयारी करके जाते हैं। शाम को जिमण है तो सुबह कम खाते हैं, अपने को पता है कि वहां जिमण में जिमेंगे, समझना। यानी अपने को 100 किलोमीटर जाना है तो गाड़ी में कितना तेल भराना है, कौन सी गाड़ी लेके जानी है, बोलो, होता कि नहीं होता है? होता है। बिना तैयारी अगर मैदान में उतरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? फजीयत करा के आओगे। क्या करा के आओगे? फजीयत करा के आओगे। हिंदू समाज के साथ धोखा करने वाला अपना हिंदू समाज है। अभी आपको बता रहा हूं, चिंता मत करना, क्योंकि ये लंबा संघर्ष है। 1000 साल से हिंदू समाज की गुलामी चली है, तो एक दिन में निकलने वाली नहीं है। पुरातत्व विभाग के हिंदू विरोधी रवैये के कारण अभी कुंभलगढ़ दुर्ग में वहां पर छड़ी का कार्यक्रम उन्होंने कर दिया। ये धोखाधड़ी केंद्रीय पुरातत्व विभाग, जो पुरातत्व विभाग हिंदू समाज को घुसने से मना करता है, उसी पुरातत्व विभाग ने अभी कहां पर छड़ी निकलवाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अभी एक बार सुनना, स्थानीय राजस्थान सरकार पूरी सहयोग में, प्रशासन पूरा सहयोग में, लेकिन जो पुरातत्व विभाग है अब उसका पेज अपने सामने आ जाएगा, भाई कौन गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि पुरातत्व विभाग में अभी एक अधिकारी आया था जिसने अपने शिव मंदिर से ध्वज हटाया था। जब शिव मंदिर से ध्वज उठाया, अपने यहाँ इतने महादेव के भक्त बैठे हैं, 50 महादेव के भक्त वहां नहीं पहुंचे जहाँ भी जब ध्वज लगाना था। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपका खून तो तलवार में खोलता होगा, मेरा तो परमाणु बम में खोलता, और 56 परमाणु बम की मांग करता हूं मैं तो, कि कुछ मत करो, 56 परमाणु बम मुझे दे दो, ये कुंभलगढ़ छोड़ो, पूरे हिंदू दुनिया का डंडा खत्म हो जाएगा। खून हमारा सबका खोलता है, लेकिन किसी हिंदू का नुकसान नहीं हो। हमें सबको आज उन्होंने छड़ी निकलवाई उस पुरातत्व विभाग ने। 5 तारीख रात को मोहर्रम है और 6 तारीख को दिन को मोहर्रम है। 5 तारीख रात को जो मोहर्रम निकलेगा वो भी ऊपर महलों के अंदर जाएगा और दरवाजे खोल के ले जाएंगे। अब ये हिंदू समाज को तय करना है कि वो उन खुले हुए दरवाजों के साथ अपने को भी प्रवेश करना है या यहीं बैठे बैठे हाँ करनी है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा जब तक 5000 हिंदू सड़कों पर नहीं उतरेंगे और कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं पहुंचेंगे। ये फोकतेबंदी नहीं होती है। अपने यहाँ इतने दिन से मैटर चल रहा है, पता है कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। कल व्यापार मंडल में टंटा हुआ, चारों तरफ से उल्टे सीधे कैसे भी करके उन विधर्मियों के समर्थन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सब लोग तैयार हो, आप लोग तैयार हो कि हाँ मैं जिस गांव से आ रहा हूं वहां से 50 से 100 हिंदू लेके आऊंगा और 5000 हिंदू अगर कुंभलगढ़ आने का दम भरते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं मोदी क्या उसकी छाया भी यहाँ आएगी। वो समय गया कि अब वो मोदी वहां चादर भेजेगा ना, विरोध नहीं करेंगे।
हम विरोध करेंगे। मोदी की गवर्नमेंट वहां पर अनुमति देगी और हम विरोध नहीं करेंगे, ये कभी नहीं चलेगा। हम ना तो किसी पार्टी के चमचे हैं, ना किसी पार्टी के दल्ले हैं, ना किसी पार्टी के गुलाम हैं। लेकिन अगर मैदान में उतरना है तो सामने कौन आता उसकी चिंता मत करना। अभी ये हम सब बैठे हैं। अगर आप अपने माता पिता पूर्वजों की कसम खा के अंतरात्मा में हाथ रख के अगर कह सकते हैं कि हाँ मैं आऊंगा तो अकेला नहीं आऊंगा, राजनीति को साइड में रख के 50 से 100 हिंदुओं को साथ में लेके आऊंगा, तो अपन घोषणा करते हैं निश्चित काल के लिए कुंभलगढ़, पूरा कुंभलगढ़ बंद रहेगा। हे दम निश्चित काल के लिए कुंभलगढ़ को दुर्ग बंद रहेगा। और पुरातत्व विभाग का वो अधिकारी जब तक नहीं हटेगा जो जोधपुर सर्कल में लगा हुआ है, तब तक अब हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग था, सरकार कोटा के केतुनी पोल थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर्स कर्मचारी से करीबन 90 लाख रुपए के सोने के जेवरात। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कर्मचारी महेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 10 सालों से कमल ज्वेलर्स की दुकान पर काम कर रहा है। बुधवार शाम को वह चौथ माता बाजार से स्कूटर की डिक्की में 900 ग्राम सोने के जेवरात, जिनकी कीमत करीबन 90 लाख रुपए है, लेकर स्वर्ण रजत मार्केट में देने जा रहा था। चाकू दिखाकर की गई लूट, ई बाइक भी लूट ले गए चोर। महेंद्र के अनुसार जब वह सराफा बाजार की ओर जा रहा था, तभी सब्जी मंडी मोहन टोकीज के सामने 5 युवकों ने उसे रोका और मारपीट करने लगे। जब आसपास के दुकानदार बचाने के लिए आए तो बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसकी ई बाइक भी छीन ली और फरार हो गए। जिस ई बाइक की डिक्की में सोने के आभूषण रखे थे, वह भी कर्मचारी की ही बताई जा रही है। पुलिस ने ई बाइक बरामद की। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात पूरे शहर में नाकेबंदी कराई गई। पुलिस ने जीपीएस लोकेशन के आधार पर ई बाइक को बरामद कर लिया है, लेकिन लुटेरे अभी तक फरार हैं। यह जांच का विषय है कि क्या लुटेरों को पहले से पता था कि ई बाइक की डिक्की में सोना रखा है या ये एक संयोग था। पुलिस इस संबंध में गहनता से जांच कर रही है। मैं पंकज बागड़ी, होलसेल व्यापार महासंघ संभाग अध्यक्ष। मुझे सूचना मिली कि इंदिरा मार्केट में कमल ज्वेलर्स नाम से एक व्यापारी की सोने चांदी की दुकान है। उसके यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की खरीदार बनकर आए, जिन्होंने गोल्ड के बड़े बड़े कड़े की डिमांड करी। उसके कारण इनकी जो दूसरी दुकान है स्वर्ण रजत मार्केट में, इन्होंने अपना लड़का महेंद्र नाम का वहाँ भेजा और वहाँ से वो ज्वेलरी मंगवाई और उन्होंने वो पसंद कर ली। बोले अभी तो आप 5000 एडवांस रखो, ये हम कल ले जाएंगे। ये उनकी शायद ट्रिक थी, ऐसा अंदेशा कमल ज्वेलर्स के ओनर्स के द्वारा जताया जा रहा है। तो उसके क्योंकि उनको इन पे शक है। उसके बाद में वो लड़का लड़की चले गए। वो एक वाइन कलर की एक स्कूटी जिसके आगे पीछे नंबर नहीं थे उस पे आए थे। उसके बाद वो गए और ये लड़का उस आभूषण को वापस अपनी दुकान पे देने के लिए निकला यहाँ से। तो इसके पीछे 5 लड़के 2 स्प्लेंडर गाड़ी पे लग गए, जिन्होंने डिज्नीलैंड अपना मांगीलाल पतंग वाले के पास में साइमन प्लाजा जो जगह है मोहन टाकीज के आगे, वहां पर इनको उन मोटरसाइकिल वालों ने धक्का मार के गिरा दिया और गिर के बोला कि तैने मेरे को गाली क्यों दी, और बहसबाजी करके और जो जिस स्कूटी पे ये सामान लेके जा रहा था उस स्कूटी पे गिरते ही और वो दूसरे लड़के स्कूटी लेके भाग गए। ऐसी जानकारी मुझे इन लोगों ने दी है। और उसके बाद वो कुछ समझ नहीं पाया, ये घटना हुई। और अब जब मुझे सूचना मिली तो मैं कमल ज्वेलर्स दुकान पर पहुंचा। पीड़ित पक्ष के साथ केतुनी पोल थाने गया, जहां पर लईक अहमद सर सीआई साहब मकबरा थाने के मौजूद थे और उनकी रिपोर्ट वगैरह लिखी जा रही है। सही प्रकार से कार्यवाही चल रही है और मैं पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं, एसपी साहब का और हमारे डिप्टी साहब राजेश जी का, जिन्होंने तुरंत इस कार्यवाही में इसको आगे बढ़ाया है और हर पहलू से जांच की जा रही है। धन्यवाद। बूंदी जिला चिकित्सालय में मंगलवार देर रात बिजली कटौती के कारण ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने से एक महिला मरीज की तड़प कर मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिससे देर रात तक तनाव का माहौल रहा। मृतक महिला माटुंडा निवासी शांतिबाई बैरवा को 2 दिन पहले ही जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उसके दामाद विष्णु ने बताया कि शांतिबाई को नियमित रूप से ऑक्सीजन मिल रही थी और उनकी तबियत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। विष्णु के अनुसार मंगलवार रात करीबन 12 बजे से 1 घंटे तक जिला चिकित्सालय की बिजली गुल रही। बिजली गुल होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई।
जिसमें वार्ड में ऑक्सीजन पर निर्भर सभी मरीज दम घुटने से बुरी तरह से तड़पने लगे। विष्णु ने आरोप लगाया कि उसकी सास शांति बाई बेरवा ने ऑक्सीजन न मिलने के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। विष्णु ने बताया कि उन्होंने और अन्य परिजनों ने काफी देर तक कपड़े से हवा की और स्टाफ को भी बुलाया, लेकिन रात में कोई भी मदद के लिए नहीं आया। जब उन्होंने जनरेटर चलाने की बात कही तो मौजूद गार्ड ने बताया कि जनरेटर में डीजल नहीं है या फिर जनरेटर ही खराब हो रहा है। विष्णु ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सास को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा। 1 से 1.5 घंटे तक बिजली न आने के कारण जिला चिकित्सालय के सभी वार्डों में मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान रहे। इस दौरान कई परिजन अपने मरीजों को साफी यानी कि कपड़े से हवा करते नजर आए, जो अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस घटना से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत पाली के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में स्कूटी वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक भीमराज भाटी की अध्यक्षता में कुल 46 छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई, जिसमें संस्था ने वितरित लक्ष्य के 100% के करीबन पहुंचते हुए उपलब्धि दर्ज की। प्राचार्य महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सत्र 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने कुल 73 स्कूटी प्राप्त हुई थी, जिसमें से 28 जून को 27 स्कूटी वितरित की जा चुकी थी। बुधवार को 46 छात्राओं को स्कूटी वितरण किया गया। 3 छात्राओं के ई वाउचर तकनीकी कारणों से लंबित हैं, जिन्हें जल्द वितरण किया जाएगा। इस मौके पर विधायक भीमराज भाटी ने छात्राओं को मेहनत और लगन के लिए बधाई दी। प्राचार्य राजपुरोहित ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। समारोह में डॉक्टर अपूर्व माथुर, विनीता अरोड़ा, श्यामलाल समेत स्कूटी कमेटी और संकाय सदस्य उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध और गैंगस्टरों द्वारा व्यापारियों से रंगदारी मांगने की घटनाओं से आक्रोशित होकर आज सैकड़ों नागरिकों और व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने श्रीगंगानगर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई। पिछले कुछ दिनों से श्रीगंगानगर में गैंगस्टर गतिविधियां तेजी से बढ़ी हुई। व्यापारी आशीष गुप्ता पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। घटना में एक गोली उनके पैर में लगी थी। व्यापारियों का कहना है कि लगातार व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से गैंगस्टरों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिससे व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आम जन के बीच भय का माहौल है और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि अपराधियों पर जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक DIG गौरव यादव ने बताया कि शहर में अपराध पर लगाम लगाने के विरोध पुलिस टीमों का गठन किया है। सभी थाना क्षेत्र में SHO सहित पुलिस की टीमें शाम को शहर भर में AK-47 से लैस गश्त करेगी, ताकि आमजन में सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों में भय पैदा किया जा सके। शहरवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन और पुलिस की ओर से दिए गए आश्वासनों को जल्द अमल में लाया जाएगा और श्रीगंगानगर को पुनः शांत और सुरक्षित बनाया जाएगा। जी सर, लगातार रंगदारी की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा हो रही है और फायरिंग तक भी हुई है। अभी तक जो भी घटनाएं हुई, जैसा आपको विदित है, सभी के मुलजिमों को ट्रेस किया जा चुका है। उनमें से जो मुख्य लोग थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो बचे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। हमारी करीब 10 टीमें राजस्थान की कुछ जगहों पर, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी अलग अलग जगह पर लगातार रेड देकर के कोशिश ये कर रहे हैं कि इन सभी को गिरफ्तार किया जाए। और साथ साथ यदि शहर की बात करें तो शहर में चौकसी पूरी तरीके से बढ़ा दी गई। राउंड द क्लॉक 40 मोटरसाइकिलें, 10 4 व्हीलर को लगाया गया है। साथ साथ एक स्पेशल टीम AK-47 के साथ लैस करके लगाई गई है और इन सभी को बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है, यदि कोई क्रिमिनल हथियार के साथ दिखे तो जितनी आवश्यक फोर्स है उतनी फोर्स यूज करके उस क्रिमिनल को पकड़ें। ये जो अभी एक व्यापारी के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी, उसके बाद में एक बड़े व्यापारी से फिरौती भी मांगी गई है और कल परसों एक राजू कथुरिया जो है उनके ऑफिस के अंदर भी एक युवक के घुसने की घटना जो है वो सामने आई है। इस पे क्या कहना चाहोगे? जैसा आपको भी विदित है, पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की चौकसी की वजह से वो जो संदिग्ध आया था, जैसे उसको ये पता चला कि पुलिस यहाँ भी मौजूद है, वो तुरंत वहां से भाग गया। उसका भी पीछा कर रहे हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार करेंगे।
वर्तमान में हमारी ये कोशिश है कि पुलिस भी चप्पे चप्पे पे मौजूद रहे और साथ साथ जिसको भी कोई थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है उसकी सुरक्षा में भी हमने अलग अलग टीमें बना करके लगाई हुई है और जो भी संभावित स्थल है उस सभी जगह पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर यदि कोई घटना करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही पकड़ लिया जाए, यदि फिर भी यदि घटना हो जाती है तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टरों के द्वारा फिरौती मांगी भी जा रही है और जुर्म जो है वो कबूल भी किया जा रहा है, मगर पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच? एक तो क्या है कि कई गैंगस्टर ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया या अननोन लोकेशन पे बैठे हुए हैं, जिनके बारे में भी पता किया जा रहा है, जिनके कई सारे रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की प्रक्रिया की गई। कुछ के रेड कॉर्नर नोटिस हमने जारी भी किया है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनसे कोऑर्डिनेट करके हम उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या संभावना ये भी व्यक्त की जा सकती है कि गैंगस्टरों के नाम से कुछ लोकल जो है गुंडे वो भी फिरौती मांग सकते हैं? बिल्कुल, इसकी संभावना पूरी रहती है। इसीलिए जैसा मैंने पहले भी सबको कहा है और अभी वापस कहूंगा, यदि किसी तरीके का कोई कॉल आता है तो तुरंत ही पुलिस को बताएं ताकि हम आवश्यक कार्रवाई तुरंत कर सकें। तो अशोक तांडा को जो धमकी दी गई थी उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी वगैरह या पुलिस की तरफ से कुछ? यहाँ पर जिसको भी जहाँ पर भी कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक बहुत ही आसान जरिया बन गया, फोन उठाया, इंटरनेशनल नंबर लिया और फोन करके धमकी दे दी गई है। परंतु जहाँ जहाँ पे भी पुलिस को पता चला है उन सभी लोगों को, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है हमारे लिए, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं, जिसको भी धमकी मिली है, जहाँ भी धमकी मिली है, हर जगह पे पुलिस की निगरानी है, हर जगह पर जहाँ पे जरूरत पड़ी है वहां पर सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गंगा नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा सुशासन के 100 वर्ष नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले के 100 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो आज इस जिले में नहीं रहते, परंतु किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि 100 ऐसे लोगों का भी सम्मान किया जाएगा जो अब इस क्षेत्र में रह रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में रहते हुए अपनी कार्यशैली से इस क्षेत्र को एक नई पहचान देने का काम किया है। महाराजा गंगा सिंह के विजन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा नहर का श्रेय श्री महाराजा गंगा सिंह को जाता है, परंतु इस नहर के निर्माण के प्रोत्साहन में पंडित मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के रद्द होने का सबसे अधिक फायदा श्री गंगानगर जिले को होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का नाम लेते हुए एक शहर का नाम भी लिया जो श्री गंगानगर है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि श्री गंगानगर जिले में कानून व्यवस्था से संबंधित विषय मेरे ध्यान में आया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी प्रकार बिगड़ने नहीं देंगे। मेघवाल ने कहा कि नए डीजीपी राजीव शर्मा ने कल ही ज्वाइन किया है और इस संबंध में वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजीव शर्मा से बात कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर आवश्यक सुधार करने का निर्देश देंगे। ये कैप्टन अबेंस हो गई और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, और उसके बाद अमित शाह जी ने पंचमंडी में बोला कि सिंधु जल समझौता मानो समाप्त हो गया, हमारे पास वाटर सरप्लस है पानी, इसका जिनको लाभ होने वाला है उन राज्यों के उन्होंने नाम गिनाए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन एक शहर का नाम गिनाया अपने भाषण पूरे में कि अगर किसी शहर को सबसे ज़्यादा लाभ होगा या किसी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ होगा तो वो है श्रीगंगा। तो इसके लिए भी एक बड़ा प्लान करना है। अब ये चीजें बदल गई साहब, सेंट्रल वाटर कमीशन सारी चीजें ठीक कर रहा है। तो कब तक अभी डीपीआर बन रही है ना, आप भी सुझाव दो, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं तो हमारे लिए तो इतना ही है कि ये तो बोल रहे हो ना, ये अगर एक इंच से पाकिस्तान जाने वाला पानी रुक जाता है तो क्या दिक्कत है, वो गेट थोड़े से नीचे ही तो करने हैं। ये सब चीजें ठीक होगी साहब, अब तो चीजें बदल गई जी। जी एक छोटी सी और कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जिस प्रकार की यहाँ के जो एसपी है उन्होंने कहा कि हम AK-47 लेकर के जगह जगह यहाँ गश्त करेंगे और करेंगे, तो क्या ये एक तरह का भय का माहौल पैदा नहीं हो जाएगा? ये भय आम जनता में होगा, न कि अपराधियों में। नहीं, ऐसा विषय नहीं है, आप शायद उसको पूरी बात समझे नहीं है। समझाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो भी खराब करने वाले हैं जी उनको हम सख्ती से पेश आएंगे, ये विषय ठीक बात है। थैंक यू। गंग कैनाल का शिलान्यास हुआ फिरोजपुर में, तो 5 दिसंबर 2025 से लेकर के जब गंग कैनाल का उद्घाटन हुआ
26 अक्टूबर 1927 को, मतलब 2027 को, अब जो 100 साल पूरे होने थे, इसका एक कार्यक्रम है जिसका नाम दिया गया है। अभी इसको फाइनल नाम अप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसका नाम है प्रोग्राम का सुशासन के 100 वर्ष। ठीक। तो ये एरिया कैसा था 100 साल पहले, कैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ नहर लाने का सोचा, कौन लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की, किसने ये आइडिया दिया, तो इसके लिए तो कुछ इतिहासकार लगे हुए हैं जो एक बहुत अच्छा एक रिसर्च पेपर बना रहे हैं, जिसमें फिरोजपुर से भी कुछ चीज़ें ली है, हमारे लाइब्रेरी से भी ली है, और उस समय जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी यहाँ नहर का उद्घाटन करने आए तो कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी कुछ चीज़ें ली है, तो वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके साथ एक लिंक कर रहे हैं हम कि 100 ऐसे लोग जो इस क्षेत्र के रहने वाले थे, जिसको हम बीकानेर स्टेट उस समय कहते थे, जो बाहर गए, इस क्षेत्र में नहीं रहे, लेकिन नाम इस क्षेत्र का अमर कर गए, ऐसे 100 लोगों को हम छांटेंगे। 100 वो लोग जो यहाँ रह गए इस क्षेत्र में, लेकिन अपने काम से नाम अमर कर गए, उनको भी छांटेंगे, उनको हम ही नाम देंगे, सम्मान करेंगे, नई पीढ़ी को समझाएंगे कि इस तरह के ये लोग हैं जो इस क्षेत्र के थे, जिन्होंने बार भी नाम रोशन किया, तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेगी। और उसके साथ एक 100 साल का हम आगे का रोड मैप देंगे कि 100 साल बाद ये क्षेत्र कैसा रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सोलर के सेक्टर में, मिनरल के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में कैसा रहने वाला है ये 100 साल बाद, उसका एक रोड मैप देंगे। तो ये 1.5 साल के करीब का ये कार्यक्रम है, और इसका समापन जो श्री गंगानगर स्थापना दिवस है उससे करेंगे। ये साल का रोड मैप दे दिया, ये छलांग ज़्यादा लंबी नहीं है क्या? नहीं, आगे का ही सोचना चाहिए ना, सोचना आगे का ही चाहिए, आगे का ही सोचना चाहिए। जी जी। राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नए डीजीपी साहब ने ज्वाइन किया है, राजीव शर्मा जी ने। आज कानून व्यवस्था की मीटिंग मैंने यहाँ श्री गंगानगर में बैठा हूँ तो मैंने ली है प्रशासन से। यहाँ एक विषय काफ़ी चर्चित भी है और काफ़ी गंभीर भी है, उसकी मैंने उनसे बात की, भाई ये ऐसा विषय नहीं होना चाहिए, और जो भी है हर किसी को राहत देनी चाहिए। तो मैं आगे बात कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहा हूँ। कानून व्यवस्था हम निश्चित रूप से सुधारेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। और दूसरा, एक सिंधु जल समझौते का विषय भी आपके ध्यान में लिया। जोधपुर सेंट्रल जेल में पॉक्सो के मामले में पिछले 2.5 वर्षों से बंद विचाराधीन बंदी रूपाराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने परिजनों को सूचना दी कि रूपाराम को साइलेंट हार्ट अटैक आया था, लेकिन जब परिजनों ने शव देखा तो उसके सिर और कान के पास गहरी चोट के निशान मिले। इससे परिजनों को जेल में हत्या किए जाने का शक हुआ है। मूल रूप से पाली जिले के गुड़ा एंदला थाने में दर्ज पॉक्सो मामले में रूपाराम विचाराधीन बंदी के रूप में सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद था। नियमानुसार मामले न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जेल प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि जब अटैक आया तब मृतक नीचे गिर गया, संभवतः उसे यह चोट आई है। अब जांच रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चलेगा कि आखिर यह हत्या थी या साइलेंट अटैक। मेरा भाई रूपाराम बड़े भाई है मेरे, 2 साल से यहाँ सेंट्रल जेल में थे और कोई झूठे मुकदमे में उनको यहाँ फंसाया गया था, और अभी तक उसकी न तो कार्रवाई हुई थी। और आज सुबह घर पे फोन आया, यहाँ पुलिस से मेल आया कि आपको वहां जाना है, और उनकी डेथ हो गई। और यहाँ आने के बाद में बॉडी देखी तो उसके सिर पे शॉट था, जबकि इसकी हत्या की गई है। हम संतुष्ट नहीं है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यही पुलिस वालों से और मजिस्ट्रेट साहब से अपील करते, और यहाँ के चिकित्सा है यहाँ से भी अपील करते कि सही डॉक्टर साहब भी सही रिपोर्ट दे और हमको निष्पक्ष जांच। हमने देखा बॉडी को आके, पहले यहाँ इतना सिर में नहीं था, बॉडी देखने के बाद मालूम पड़ा, तुरंत हमने तो पहले देख लिया था। और ये पुलिस वाले बोले उनको हार्ट अटैक आया, मगर हमको नहीं पता कि हार्ट अटैक आया हुआ है। शॉट लगने के बाद से हमको
मालूम पड़ता है कि इतना पूरा सिर फटा हुआ है और ये साइड में से आपको आप शक क्यों हुआ कि आपके भाई की हत्या हुई है? यहाँ जैसे डेथ बॉडी देखने के बाद ही मालूम पड़ा। हमको तो पहले नहीं पता था। बोले बीमार है, आप यहाँ आओ लेने के लिए। उनकी डेथ हो गई है और बोले कि साइलेंट हार्ट अटैक आया। पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि वहाँ ऐसे कोई जेल में कुछ हुआ नहीं और हम गाँव वहाँ था नहीं। और हमको देखने के बाद ही मालूम पड़ा कि सिर में इतना घाव था। और आपका सुना बताओ। दिनेश कुमार चौधरी। ये जो मामला है ये जोधपुर केंद्रीय कारागार में जो है वो हत्या का मामला है, जिसमें कि जो विचाराधीन बंदी थे जिनका नाम रूपाराम था, जिनको बिल्कुल ही एक झूठे पॉक्सो के मामले में, बलात्कार के झूठे मामले में, जिसके सारे गवाह लगभग झूठे हैं, जिसमें कि जमानत होने की पूरी कगार थी, लेकिन एक एफएसएल रिपोर्ट आनी थी वो नहीं आई, जिस वजह से आगे जो बेल थी वो आगे से आगे चली जा रही थी। लेकिन जैसे ही आज सुबह पता चला कि रूपाराम की जेल में मृत्यु हो गई, तो हम सभी यहाँ आए। मेरे खुद के पारिवारिक ताल्लुक भी हैं इस परिवार से, तो हम यहाँ आए तो लगभग सूरत हाल में हम 4-5 जने गए थे देखने के लिए। जैसे ही हमने देखा कि शव के जो आलामात थे वहाँ पर कनपट्टी से लगा करके कान के मध्य वाले दाएं भाग पे जो है लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा और 1 इंच गहरा घाव था, ठीक है, जिससे बिल्कुल ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को किसी धारदार नुकीले चाकू या तलवार जैसे हथियार से वार करके हत्या कारित की गई है। लेकिन जैसे ही हमने डिप्टी जेलर साहब से और अन्य जो सक्षम अधिकारी गण से उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो बंदी रूपाराम था उसको हार्ट का अटैक आया है, ठीक है, और हार्ट के अटैक के बाद में जो है उसको अस्पताल लाया गया, जहाँ पर कि वो गिर गया। गिरने से उसके सर में इतनी चौड़ी चोट आ गई और उस चोट से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि अपन समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ही प्रशासन ने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला न केवल झाड़ दिया है, जबकि अंतिम जो न्यायिक जांच की हमें उम्मीद है वो न्यायाधीश महोदय यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा ही हमें न्याय निर्णय प्राप्त करने की जो है पूरी उम्मीद और अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिवक्ता अभिषेक अखावत है, मैं जोधपुर उच्च न्यायालय। रूपाराम नाम है। जैसलमेर जिले के सांगड़ा थाना क्षेत्र में शराब सेल्समैन के साथ मारपीट कर घटना का वीडियो वायरल करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की कस्बे में पैदल परेड करवाई गई। पुलिस को कवराज सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि 24 जून को आरोपी मोहन सिंह, गोपाल सिंह और अशोक दान ने शराब मांगी। मना करने पर मारपीट और तोड़फोड़ की, साथ ही वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। थानाधिकारी बाबूराम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया और पीसी रिमांड पर भेजा गया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए सांगड़ पुलिस ने आरोपियों की कस्बे में पैदल परेड कर आमजन को भरोसा दिलाया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम मानी जा रही है। झालावाड़ जिले में मानसून की शुरुआत के साथ सर्पदंश के मामले सामने आने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने आमजन से जागरूक व सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के मौसम में पानी बिलों में निचले इलाकों में पहुंचता है, इससे सर्प व अन्य जीव बाहर आ जाते हैं। इस दौरान मनुष्य के संपर्क में आने पर सर्पदंश की घटनाएं होती हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में मुख्य रूप से 3 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। इनमें कोबरा, करेत और वाइपर है। सर्पदंश शरीर में खून का थक्का बनने से रोकता है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर मौत हो जाती है। झाड़ फूक, टोटका या अन्य अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसकी पालना में विभाग द्वारा एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिए हैं। प्रदेश के गंगापुर सिटी में आधार केंद्रों पर आधार अपडेशन का कार्य लोगों के जी का जंजाल बन गया है। शहर में रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित डाकघर में आधार अपडेशन का कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी इतना सुस्त है कि कछुए को भी मात कर दे। पोस्ट ऑफिस में लोगों की दिन भर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। गर्मी उमस में लोग कतार में लगे हुए हैं, परेशान होते नजर आ रहे हैं। काम इतना धीमा गति से होता है कि एक दिन में मात्र 25 लोगों का ही आधार अपडेशन हो पा रहा है। लोगों का आरोप है कि 2 से 3 दिन तक लगातार चक्कर लगाने के बाद भी उनका काम नहीं होता है। दरअसल सीमित संसाधनों व आधार केंद्रों के अभाव में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। रसद विभाग द्वारा इन दिनों जिले में KYC करने का कार्य चल रहा है।
इसी के चलते आधार केंद्रों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि समस्या का समाधान आखिर कब होगा। जिला प्रशासन इसको लेकर संजीदा होगा और नए केंद्र खोले जाएंगे, तभी लोगों को राहत मिल पाएगी। रुक्मणी जी, आप ये जो बालक को लेकर कब से खड़ी हुई है लाइन में? नरी देर से खड़े हो, अभी तक नंबर नहीं आया आधार कार्ड बनने का? क्या कह रहे हैं अभी ये जब अधिकारियों से पूछा, ये जो कर्मचारी बैठे हैं इनसे पूछा? 10:30 बजे बनेंगे। ठीक है। दुर्गेश कुमार। दुर्गेश जी, कब से आए हुए हैं आप यहाँ? सर मैं आया 9 बजे का। हाँ, आधार कार्ड की क्या स्थिति है अभी? ये बच्चों का आधार कार्ड को अपडेट करवाना है मुझे। अच्छा, फिंगर वाला बनवाना है। लेकिन अभी क्या स्थिति है, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? वो बोल रहा है कि 10 बजे बाद ही आएंगे। 4-4-5 दिन हो गए, 25 टोकन बांटते हैं, 25 टोकनों पर काम करते हैं टोटल। और जो भी अब यहाँ पे कितनी संख्या है देख लीजिए आप इतनी संख्याओं में से 25 टोकन बटेंगे। अब जिनका नंबर आ गया ठीक है, नहीं नंबर आया तो कल आके फिर लाइन में लगो। कल सर में कल भी आया। ठीक है। नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र जी, आज आप यहाँ पोस्ट ऑफिस में आए हो, किस लिए आए हो और कितना समय हो गया आपको यहाँ बैठे? मैं आधार कार्ड, मेरे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आया हूँ जी, और मुझे लगभग आधा घंटे के आसपास हो गया है। यहाँ अभी तक कोई वो कर्मचारी जो बनाता है टोकन देता है वो भी आया नहीं है। अच्छा, उसी का इंतजार कर रहे हैं। और फॉर्म जमा यहाँ चल रहे हैं लेकिन अभी बनाना शुरू नहीं वो आएंगे, वही टोकन देंगे, उसके बाद में वो बनाएंगे, धीरे धीरे नंबर आएगा तब आएगा। अभी कितने बजे होंगे? लगभग 10:30 पौने 11 हो गया है। 10 बज के 10 मिनट हो चुकी है वर्तमान में। तो वो जब भी आएंगे तब वो देंगे, उसके बाद में जो है। भीलवाड़ा में शास्त्री नगर के निकट बरसाती नाले को क्रॉस करने के दौरान बहे नगर निगम सफाई कर्मचारी शिवचरण गौरन की बॉडी शास्त्री नगर के नाले में मिल गई। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और काफी मशक्कत के बाद बॉडी को नाले से निकाला। बॉडी को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। इधर बॉडी मिलने की सूचना पर समाज के लोग पार्षद शिव प्रकाश घावरी के नेतृत्व में एमजी हॉस्पिटल मॉर्चरी के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनका आरोप है कि नाले की दीवार टूटी हुई थी, इसके चलते सफाई कर्मचारी शिवचरण उसमें गिर पड़े। कई बार नगर निगम को दीवार ठीक करने के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन निगम ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते सफाई कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। आक्रोशित वाल्मीकि समाज ने परिवार को उचित मुआवजा, दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मॉर्चरी पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। कल शाम को 7:15 बजे हमारे वाल्मीकि समाज के और नगर परिषद के नगर निगम के सफाई कर्मचारी शिवचरण जी गौरन जो रोज कंटिन्यू जैसे वहां से निकलते हैं उसी रोड से, उसी नाले के यहाँ से आसपास से, और वहां से काफी दिनों से दीवार टूटी हुई है। प्रशासन को वहाँ 4 बार मैंने खुद पार्षद हूँ, मैंने अवगत कराया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। और कल काफी तेज बहाव था तो वो निकल रहे थे तो पैर स्लिप हुआ और वो बह गए। और रात भर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वाल्मीकि समाज के लड़कों ने रात के नाले में उतरकर उन्होंने चेक किया, जबकि कोई प्रशासन बाढ़ग्रस्त इधर से कोई भी आदमी व्यक्ति नहीं आया। और उसके अलावा आज सुबह लाश मिली तो यहाँ ले आए, और जबकि उनके छोटे छोटे बच्चे, प्रशासन की गलती, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, लाश नहीं उठाएंगे। हमारी मांग है कि बच्चों को और उसके परिवार को कुछ सहायता मिले, और उसके अलावा जो उसकी नौकरी है उसके पुत्र को मिले। फलोदी के भोजासर थाना क्षेत्र के पलिंदा गांव के पास पुलिस कांस्टेबल शैतानाराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना ने पुलिस विभाग और स्थानीय ग्रामीणों में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को कांस्टेबल शैतानाराम सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से 3 किलोमीटर तक पैदल चलने के निशान मिले, जो मामले को और रहस्यमयी बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कांस्टेबल की चप्पलें घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर पाई गई। भोजासर थानाधिकारी अशोक ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है। घटना को लेकर ग्रामीणों और पुलिस विभाग में गहन चर्चा हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों द्वारा दुष्कर्म का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने लड़की को फोन कर जरूरी काम का बहाना बनाकर बाहर बुलाया, फिर मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे एकांत स्थान पर ले गए और रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की के पिता ने पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पिता ने बताया कि रात करीबन 11 बजे पड़ोस के एक युवक ने उनके घर के फोन पर कॉल किया। नाबालिग लड़की ने कॉल उठाया, जिसके बाद युवक ने जरूरी काम का हवाला देकर उसे बाहर बुलाया। इसके बाद तीनों युवक ने लड़की का मुंह बंद कर उसे अपने घर ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह 4 बजे जब पिता की नींद खुली तो बेटी घर पर नहीं थी। पड़ोस में जाकर देखने पर लड़की तीनों युवकों के पास मिली। नाबालिग ने अपने पिता को अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर परिवार सदमे में आ गया। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मौका मुआयना किया और नाबालिग के बयान दर्ज किए। जल्द ही बोर्ड द्वारा नाबालिग का मेडिकल कराया जाएगा। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी युवक गांव से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 9 बजे हमारी खास बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।